हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फेडरलिज्म का पार्ट 3। हमने अपनी सिविक्स में क्लास 10th की वीडियो है, राइट। सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। सिविक्स का चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो वीडियो बना दिया है। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पार्ट वाइज वीडियो देख लो, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप वो देख लो, ठीक है। सो कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजन। शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था। मैं शॉर्ट नोट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने इस तरह से एनसीईआरटी के, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के जो कट्स है वो मैंने लगा दिए हैं, ताकि मैं आपको साथ के साथ ही एक्सप्लेन कर दूं, तो आपका जो कोई भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। क्लियर है? हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या था? फेडरलिज्म का मतलब था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है, सेंटर से पावर आप क्या कर रहे हो, लेकर शेयर कर रहे हो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल स्टेट हो गया, या फिर लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर कुछ और भी। ठीक है, हमने पढ़ा था फेडरलिज्म में क्या होता है, टू या मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दो लेवल की भी गवर्नमेंट हो सकती है और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया जाता है इंडिया में। देन फिर हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट पॉलिसी, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। क्लियर है? ओके, ये हम कवर करेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम। सबसे पहले व्हाट इज फेडरलिज्म, सॉरी, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि भाई फेडरलिज्म के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट होगी, सारी चीजें होगी, बट इंडिया में बेसिकली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द फेडरलिज्म। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो नेसेसरी होता है किसी भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट ये सफिशिएंट नहीं होता है। सिर्फ अगर आप प्रोविजन बना देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के बेसिस पे कोई कंट्री फेडरल बन जाए, ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी क्या है, ये बोलते हैं कि द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी attributed to the nature of democratic politics। कहते हैं इंडिया के अंदर जो रियल सक्सेस देखने को मिलती है फेडरलिज्म की, वो किसकी वजह से देखने को मिल रही है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका नेचर कैसा रहा है? डेमोक्रेटिक स्पिरिट वाला। हमारी जो पॉलिटिक्स रही है उसका नेचर कैसा रहा है? डेमोक्रेटिक रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जो है वो रियल मायनों में जो एक्सपीरियंस है वो किया जा रहा है, जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। क्लियर है? देन देखिए, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर द लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडिया। कहते हैं कि भाई फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, एक साथ रहने की जो विलिंगनेस है, ये सारे हमारी कंट्री के अंदर एक आइडियल बन गई है, शेयर आइडियाज बन गए हैं। क्लियर है? अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, कि कैसे हम कर रहे हैं। तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो पहला टेस्ट था फेडरलिज्म को लेकर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को लेकर, दैट चैलेंज वाज द लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या था? लिंग्विस्टिक स्टेट। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही, आप देखेंगे कि अलग अलग जो रीजन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू स्टेट बनाने की डिमांड करने लगते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना मींस लिंग्विस्टिक स्टेट। तो उसकी डिमांड जो आ रही थी वो हमारे लिए एक चैलेंज बन के सामने आता है। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ India when it began its journey as a democracy in 1947, that of the 2019, you will be surprised by the extent of the changes। ठीक है, अब देखो, मैंने वो पिछला वाला मैप नहीं लगाया, ये वाला है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप भी है। तो उससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे जो बाउंड्रीज है उसको चेंज किया गया है, बहुत सारे न्यू स्टेट्स बने हैं। ठीक है, तो कहते हैं आप सरप्राइज हो जाएंगे, मेनी ऑफ ओल्ड स्टेट जो है, बहुत सारे पुराने स्टेट जो है वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है, ओल्ड स्टेट वैनिश हो गए हैं और न्यू स्टेट जो है वो क्रिएट हो गए हैं। कहते हैं बाउंड्रीज, नेम, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज किए गए हैं। 1947 के बाद ये कहते हैं जो सेवरल ओल्ड स्टेट थे इंडिया के अंदर, उनको चेंज किया गया, और क्या किया गया, न्यू जो स्टेट है उनको क्रिएट किया गया है। क्लियर है? Then this was done to ensure the people who spoke the same language lived in the same state। बोला गया भाई क्यों बनाया गया था न्यू स्टेट को? ताकि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है,
सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए न्यू स्टेट वगैरह क्रिएट की गई थी। सम स्टेट वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी एंड दीज इंक्लूड स्टेट लाइक। अब देखो, ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू स्टेट बनाए हैं, ठीक है। हमने कई बार क्या किया है, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कल्चर के बेसिस पे, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए एथनिसिटी के बेसिस पे, ओके, एंड देन फिर क्या बताते हैं कि ज्योग्राफी के बेसिस पे भी हमने क्या किया है, कुछ न्यू स्टेट बनाए हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। ये ठीक है कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो एक न्यू स्टेट में रहेंगे, बट ऐसा भी नहीं था कि हर एक सिंगल जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है उनके लिए न्यू स्टेट बना देंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर ही कर रहे हैं ना, कि भाई न्यू लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन है उनके लिए न्यू स्टेट बना दिया, कल्चर के बेसिस पे न्यू स्टेट, एथनिसिटी के बेसिस पे न्यू स्टेट, ज्योग्राफी के बेसिस पे न्यू स्टेट। तो हो क्या रहा है, पावर जो है वो सेंटर के हाथ से निकल के कहाँ जा रही है, जो लोकल या जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है उनके साथ शेयर हो रही है, ठीक है। या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स चाहते हैं कि भाई हम न्यू स्टेट बने इन बेसिस पे, या फिर कल्चर के बेसिस पे, स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे बने, उनके साथ पावर को शेयर की जा रही है, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया, और ये आप देखिए मैप भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आप देखोगे कि ये जो तेलंगाना दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रिसेंटली बनाया गया था 2014 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो न्यू स्टेट बनाया गया ये भी, क्लियर है। तो ये अभी का हमारा मैप है, और पुराना वाला मैप एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leader were feared। अब देखो क्या था, जब लैंग्वेज के बेसिस पे ना स्टेट बनाने की बात की गई थी ना, तो जो हमारे नेशनल लीडर थे ना, उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा फियरफुल थे, ठीक है। उनको लगता था कि भाई अगर आप अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट बनाओगे, तो ऐसे तो इंडिया जो है वो वापस से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने का क्या मतलब होता है, बट जाना, टुकड़ों में अलग-अलग हो जाना, ये, ठीक है? मतलब बट जाना बेसिकली। जैसे यूनाइट का मतलब होता है ना एक हो जाना, डिसइंटीग्रेट का मतलब अलग-अलग हो जाना। तो इनको फियर था कि इंडिया क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट, ठीक है? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके? मतलब अलग-अलग हो जाना। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च, तो अब देखो अगर सेंटर के स्टेट मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बनाना है, उसको लेकर अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके मन में फियर है, तो क्या वो स्टेट बनाने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो रेसिस्ट करते थे कि हम ना बनाए, जितना टाल सकते हैं इसको टालें, ये जो मूवमेंट है इनको सप्रेस कर पाए, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं, ठीक है? एट द एंड उनको क्या करना पड़ा, फॉर्मेशन करना पड़ा न्यू स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिनको लिंग्विस्टिक स्टेट बोला। एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। और कहते हैं जब हमने ये लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया तो इसने डिसइंटीग्रेट नहीं किया, इसने क्या किया, कंट्री को और ज्यादा यूनाइटेड किया, ठीक है, एक करके रखा। ओके, तो एक तो ये हो गया हमारा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर, एथनिसिटी के बेसिस पे न्यू स्टेट्स बना रहे हैं, जो इंडिया के फेडरल फीचर को दिखाता है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म इस तरीके से प्रैक्टिस हुआ, और दूसरा ये इंडिया को और ज्यादा यूनाइट करने की कोशिश करता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज पॉलिसी पे। ओके, आई होप कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। आप पता है क्या करिए, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना चीज़ों को, या जो मैं साइड में लिख रही हूँ, ओके, आप उनको लिख लीजिए या अंडरलाइन वाली चीज़ों को लिख लीजिए, सो दैट वो आपके लिए शॉर्ट नोट की तरह काम करेंगे और बोर्ड्स के टाइम पे वो रिवीजन की तरह काम आएँगे, ठीक है? तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट? अब देखिए क्या बताते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास आता है, पहला तो आ गया, पहला चैलेंज हमने क्या देखा, इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस हो रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है ना? स्टेट, ओके। सेकंड चैलेंज क्या आता है इंडिया के पास? सेकंड चैलेंज इज सेकंड चैलेंज इज लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है? आप ना कंफ्यूज मत हो जाना कि लैंग्वेज स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी सेम है, नहीं, उसको आप लिंग्विस्टिक स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना? और मे बी पेपर के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट ही लिखा हुआ है। लैंग्वेज पॉलिसी देख लीजिए क्या है। ओके, a second test for the Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language, ठीक है? अब कहते हैं कि भाई जो सेकंड चैलेंज था ना कि हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करेंगे इंडिया के अंदर, वो था बेसिकली कि आप जो है इंडिया के अंदर लैंग्वेज को लेके क्या व्यू रखोगे। तो कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी है, नॉट एनी लैंग्वेज, ठीक है ना?
एक मिनट। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। यहाँ देखिए, लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वाज़ आइडेंटिकल एज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह उसको ट्रीट किया गया था। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ द ओनली। अब देखिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ज़्यादातर बोल रहे हैं लोग, लेकिन स्टिल अगर आप 100 में से बात करेंगे, तो हिंदी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं? 40%। इसका मतलब बाकी के जो अदर लैंग्वेज है, अदर, ओ मीन्स अदर, एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है? अदर लैंग्वेज जो है वो 60% लोग बोल रहे हैं। तो हिंदी को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हिंदी को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन बाकी को लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? जो बाकी की लैंग्वेज है उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करती है। तो यहाँ पर 40% इंडियन है, ओके, जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें से हिंदी बोली जा रही है। देयर वर द मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। कहते हैं बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं जो अदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रही है। बिसाइड हिंदी देयर आर 22 अदर लैंग्वेज। कहते हैं हिंदी के अलावा कितनी अदर लैंग्वेजेस है? वो है 22, मतलब टोटल कितनी हो गई? 23 हो गई। ओके, रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज। तो इनको क्या किया गया है? बिसाइड हिंदी के अलावा हमने क्या किया है? इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज। अब इसमें फायदा क्या होता है? ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज होती क्या है? ये कहते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, ये लिखा भी है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। वो कहते हैं कि भाई अगर कोई पर्सन है जो हिंदी नहीं बोलता है और वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन दे रहा है, तो हिंदी के अलावा जो बाकी की 22 लैंग्वेज बच जाती है, उसमें से किसी भी लैंग्वेज में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन जो है वो दे सकता है, ठीक है? तो वो किसी भी लैंग्वेज में, एनी अदर 22 लैंग्वेजेस में वो इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है? एंड स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और आप देखेंगे कि हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो स्टेट के अंदर जो भी कामकाज होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, वो उसी लैंग्वेज के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर ना आप पंजाब की साइड जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो उनका जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है ना, वो सब किस में होता है? पंजाबी लैंग्वेज में होता है। तो स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखिए, अनलाइक द श्रीलंका, द लीडर ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी, ठीक है? तो कहते हैं कि हमारी भी कंट्री में क्या हुआ था, हिंदी को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप्ड इन 1965। और कहते हैं इंग्लिश का यूज करना ऑफिशियल पर्पस के लिए, इंग्लिश का यूज करना 1965 में क्या कर दिया गया था? स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है? देन हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द use of English continue in the Tamil, ओके, नाडू, दिस मूवमेंट टुक अ वॉयलेंट फॉर्म। अब बहुत सारे स्टेट है, अब आप खुद सोचिए, साउथ वाले जो स्टेट है हमारे, वो ज्यादातर क्या करते हैं? उनको हिंदी नहीं आती, वो अपने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखते हैं? या तो इंग्लिश रखते हैं, या जो उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज होती है वो रख लेते हैं, या जो स्टेट की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। अब अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भाई आप इंग्लिश को यूज नहीं कर सकते ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे जो सदर्न स्टेट थे लाइक तमिलनाडु वगैरह, तो वहां पर कुछ वॉयलेंट मूवमेंट भी हो गए थे, ठीक है? सो वॉलेंट मूवमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। और उन मूवमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इस बैन को हटाती है और बोलती है कि भाई यूज ऑफ इंग्लिश जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो ये होता है। देन थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, प्रमोशन ऑफ द हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश इंग्लिश को अगर हम फेवर करेंगे, तो वो कहते हैं कि भाई सोसाइटी में ना ये सिर्फ जो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट लोग हैं सिर्फ उनको ही प्रमोट करेगी। तो कहते हैं कि हम इंग्लिश को नहीं प्रमोट कर सकते, दे आर स्टिल प्रमोटिंग द हिंदी। वो कहते हैं कि इंग्लिश तो एलाइट लैंग्वेज है, तो हम हिंदी को प्रमोट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी भी पॉलिसी यही है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ओके? देन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर द पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। The flexibility shown by the Indian political leader help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find it। कहते हैं कि अभी भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो कई बार कोशिश करती है कि वो इम्पोज करे किसी स्टेट के ऊपर कि भाई हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए।
बट स्टिल हमारी कंट्री के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है? स्टेट अपना ऑफिशियल वर्क अपनी लैंग्वेज में कर सकता है, इंग्लिश को भी कई बार प्रमोट किया जाता है, जो सदर्न स्टेट है ज़्यादातर इंग्लिश को और अपनी रीजनल लैंग्वेज को फेवर करते हैं। फिर हमने शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में भी देख लिया। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई हिंदी के अलावा बाकी की जो 22 लैंग्वेजेस है, उनको हमने बोला शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं सो दैट सेंट्रल एग्जामिनेशन जो है कोई भी स्टूडेंट वो उन 22 लैंग्वेजेस में भी दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने जो श्रीलंका में कंडीशन बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पे सिन्हालास और तमिल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको हमने अवॉइड कर दिया। और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं, जो डिफरेंट पीपल है, ग्रुप्स है लैंग्वेज वाले उनके साथ। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है, राइट? ओके, आई थिंक ना आई हैव मिस्ड वन टॉपिक, ठीक है? मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, शायद सेंटर स्टेट रिलेशन वाला पॉइंट ऐड करना था। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है? तो मैं सेंटर स्टेट वाला पॉइंट भी आपको यहीं पर बता देती हूँ। 1 मिनट, अगर इसमें मैंने ऐड किया हो। ओके, सो आई थिंक मैंने उसे ऐड ही नहीं किया है। ठीक है, तो हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं, ओके? इसके बाद वाला डिसेंट्रलाइज़ेशन वाला पूरा है, तो सेंटर स्टेट वाला मैं अलग से रिकॉर्ड करके फिर इसमें एडिट करके अपलोड कर दूँगी। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया, वीडियो के एंड में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, वो ऐड हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा समझा देती हूँ, ठीक है? कि उसमें बताया क्या-क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन में, ओके? तो सेंटर और स्टेट रिलेशन का बताते हैं कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है ना, उससे भी हमारी कंट्री का जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रांग हुआ है, ठीक है? यही टॉपिक है आपका। कैसे स्ट्रांग हुआ है? वो कहते हैं जनरली क्या था, हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद आप देखेंगे लॉन्ग टर्म तक जो है वो वन पार्टी का डोमिनेंस रहा, ठीक है? वन पार्टी का डोमिनेंस 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 रहता है, ठीक है? अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस पार्टी का जो डोमिनेंस है वो सिर्फ सेंटर में हो, नहीं। सेंटर में भी एक ही पार्टी है, मान लीजिए सेंटर में जो पार्टी है वो है एक्स, वाई, ज़ेड, ओके? या आप कांग्रेस भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे कांग्रेस का ज़्यादा रोल था। सेंटर में वो हो जाती है और जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है ना? स्टेट्स में भी यही पार्टी है। अब कहते हैं क्योंकि दोनों ही जगहों पर सेम पार्टी थी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो ऐसे में होता क्या था, जो स्टेट थे वो अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे। जनरली क्या होता था, दोनों पार्टी सेम गवर्नमेंट की है तो सेंटर ने जो डिसीजन ले लिया स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, ठीक है? और बहुत टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। तो स्टेट की जो पावर थी, स्टेट के जो अपने राइट्स थे, वो कभी उसको अच्छे से यूज कर ही नहीं पाई कि भाई दोनों जगह पे सेम गवर्नमेंट है, तो जो उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया वो स्टेट मान लिया करती थी। या कई बार ऐसा होता था तो कि सेंटर की गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही है इनफॉर्मली और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों जगह पर सेम ही गवर्नमेंट है, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, या आप कह सकते हैं राइट तरीके से हमारा फेडरलिज्म कहाँ प्रैक्टिस होता है, जब सेंटर में मान लीजिए मान लेते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है? और मान लेते हैं स्टेट में जो है कोई और गवर्नमेंट है, मान लीजिए जो स्टेट्स है वहाँ पर कहीं पर बीजेपी हो सकती है, कहीं पर आम आदमी हो सकती है, ठीक है? आप गवर्नमेंट करेक्ट है, कहीं पर हो सकता है कि कांग्रेस की खुद की हो, कहीं पर हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी हो, तो मतलब हर स्टेट में अलग-अलग पार्टी हो सकती है। अब क्या होगा, यहाँ पर तो क्या था, सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट सेम थी, तो सही चल रहा था सब कुछ, कोई स्टेट अपनी पावर की डिमांड नहीं कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। बट यहाँ पर फेडरलिज्म की बात आती है, जब सेंटर और स्टेट की अपनी अलग-अलग पार्टी होती है, तो सेंटर कई बार क्या करता है, स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है? अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज़ करके स्टेट को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ताकि सेंटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर रह पाए, ठीक है? उसमें से एक एग्जांपल है, आप देखेंगे आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल का यूज़ किया जाता है सेंटर के थ्रू, ताकि वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको सप्रेस कर पाए और स्टेट की जो पूरी की पूरी आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग प्रोसीजर सारी चीज़ें जो है वो अपने पास ले ले, ठीक है? कुछ टाइम के लिए होता है ये, पूरा नहीं होता। अभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में मेंशन है नहीं। अब कहते हैं कि जब अलग-अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर में अलग और स्टेट में अलग, तो यहाँ पर बेसिकली सेंटर जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपने पास ज़्यादा पावर लेने की कोशिश करता है और स्टेट क्या करता है, इस चीज़ के अगेंस्ट में रेसिस्ट करता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें फेडरलिज्म का
जो फीचर है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भई सेंटर जो है उसको अपनी पावर यूज़ करनी है, स्टेट को अपनी पावर यूज़ करनी है। अभी तक तो आपको ऐसा मौका मिला नहीं क्योंकि दोनों जगह सेम गवर्नमेंट थी तो काम चल रहा था। अब जब स्टेट में अलग गवर्नमेंट आई है तो वो अपनी पावर को एक्सरसाइज़ करने की राइट को एक्सरसाइज़ करेगी, ठीक है? प्रैक्टिस करेगी और सेंटर जो है वो अपनी पावर को। तो अब यहाँ पर सेंटर डोमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट अपने अकॉर्डिंग काम करेगा और सेंटर अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसी के साथ एक और चीज़ क्या आती है, कोलिशन गवर्नमेंट जब हमारी कंट्री में आता है। 1 मिनट लेट मी चेंज दिस। जस्ट अ मिनट मे बी ये वाला ये ले लेते हैं, ये दिख जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो अब देखिए क्या बोलते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट जब आती है ना, तो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जो है चीज़ें चेंज होती है। कहते हैं 1980s के टाइम पे क्या आता है, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, ठीक है? अब कोलिशन गवर्नमेंट जो आती है ना, इसमें होता क्या है? अभी तक तो क्या था कि भई एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है और वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहे हैं। अब कहते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि किसी भी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है। मान लीजिए अगर 100 सीट है, ठीक है? 100 है तो मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेजॉरिटी को आपको प्रूव करने के लिए 50 प्लस 1 51 वोट लाने पड़ेंगे, 51 सीट्स जीतनी पड़ेगी। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली पार्टनर इन अ कोलिशन फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंसेस। कहते हैं इसमें क्या होता है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी या तो पहले ही अलायंसेस बना लेती है। मान लीजिए कि ये कांग्रेस हो गई, ये बीजेपी हो गई और ये आम आदमी हो गई, ठीक है? अब मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये है कि भई मैं जो हूँ दिल्ली के अंदर नहीं जीत सकता, ठीक है? बीजेपी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है और मैं जो 1 मिनट बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो मैं वैसे नहीं जीत सकता। तो क्या हुआ आम आदमी और कांग्रेस ने मिलकर क्या किया, पहले डिसाइड कर लिया कि हम दोनों ना मिलकर लड़ेंगे, ठीक है? और हमारे पास जितने भी वोट्स आएँगे उसको कलेक्टिवली काउंट किया जाएगा, उसको एक ही माना जाएगा। तो इसका मतलब हम दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। अब क्या हुआ, इन लोगों ने पहले ही अलायंसेस बना लिए, मतलब ग्रुपिंग कर ली कि भई हम दोनों जो है साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। ओके। अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि भई बीजेपी को मान लीजिए कि कांग्रेस को जो है मान लेते हैं हम 40 मिल गए, इसको जो है मान लेते हैं 11 मिल गए और फिर जो बाकी के 49 बच गए वो सारे बीजेपी को मिल गए। अब जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मान लीजिए बीजेपी की जो पार्टी है उसको 49 मिले तो इसके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है क्योंकि 51 चाहिए। कांग्रेस को 40 मिले इसके पास भी फुल मेजॉरिटी नहीं है। आम आदमी को 11 मिले इसके पास भी फुल मेजॉरिटी नहीं है। बट इन दोनों ने क्या बोला था कि भाई हमने तो अलायंसेस बना रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है तो हम साथ में ही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो अब कांग्रेस के 40 और आम आदमी के 11 इसको मिला लेंगे हम तो कितने बन गए 51। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया मेजॉरिटी प्रूव कर दिया। तो इससे बन गई हमारी कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब जहाँ पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती वो कोलिशन या अलायंसेस बनाकर जो इलेक्शन है उसमें लड़ते हैं, अडॉप्ट करते हैं कॉमन प्रोग्राम्स को, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा वो पहले से डिसाइडेड होता है और यहाँ पर फिर इस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। अब कहते हैं जब इस तरीके की गवर्नमेंट बनती है ना, तो ये हमारे फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे स्ट्रॉन्ग करती है? लेट्स सी। अभी देखिए अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर मैं बोल दूँ कि भई आपको ना अपनी क्लास के अंदर ना कोई डिसीजन लेना है। मान लो कि भई टीचर्स डे आ रहा है या मान लेते हैं कि चलिए कोई भी मान लेते हैं कि चलिए दिवाली के लिए हमें कोई प्रोग्राम करना है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है और मैं आपकी क्लास में से किसी एक बच्चे को उठाऊँ और बोल दूँ कि भई तुम्हारे पास सारी पावर है, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है, ठीक है? तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है। कोई भी डिसीज़न ले सकता है, वो बोल देगा कि भई रात में ना 8 बजे पार्टी स्टार्ट होगी, ठीक है? लेकिन अब अगर मैं बोल दूँ कि भई क्लास के अंदर से हमने 10 बच्चों को इकट्ठा कर लिया या 20 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है? और मैंने बोला कि आप सब लोग मिलकर डिसाइड करो कि पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या टाइमिंग होगी, क्या नहीं। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो किसी भी तरीके के डिसीज़न ले सकती थी, एब्सोल्यूट वोटिंग राइट्स से उसके पास कुछ भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वो कुछ भी कर सकती थी। बट जहाँ पर 2 अलग-अलग ग्रुप्स मिलकर कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, तो दोनों को एक-दूसरे की सुननी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही कहते हैं कि भई 40 वोट्स जो है कांग्रेस को मिले, आम आदमी को 11 मिले। अब ये दोनों अकेले कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। जो भी डिसीज़न लिया जाएगा गवर्नमेंट में, ये दोनों मिलकर अपनी सहमति से उसको डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा, पावर को शेयर कर लिया गया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू और जो गवर्नमेंट चलेगी, वो उसी तरह से चलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर भी पावर शेयर हो रहा है। तो इस तरीके से कहते हैं कि भई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो को सेंटर स्टेट का रिलेशन होता है, वो भी फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है।
क्लियर हो गया? अभी भी अगर कोई डाउट बचता है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि ये आपको नहीं समझ में आया, वो मैं दोबारा बता दूँगी आपको। ठीक है? चलिए, तो अब मेरे ख़्याल से वो दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझा दिया है कि उस पैराग्राफ में क्या बोला गया है। कोलिशन गवर्नमेंट की डेफिनिशन आप देख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, मेबी आ गया तो पता होना चाहिए आपको। चलिए, अब आ जाते हैं हम डिसेंट्रलाइज़ेशन के ऊपर, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ेशन एंड देन फिर हमारा चैप्टर खत्म, क्लियर है? सो डिसेंट्रलाइज़ेशन देखते हैं या एक काम करते हैं हम अपना डिसेंट्रलाइज़ेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ेशन भी आपको अच्छे से समझाना है, कुछ फीचर्स वगैरह अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे हमें। क्लियर है? तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख लीजिए आपको आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 10th का पूरा सिलेबस मैं इस पे कवर करवाने वाली हूँ। क्लियर है? पूरा सिलेबस कवर होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके? लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, आपको वीडियो समझ में आ रही है। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप बता दीजिए या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो मेंशन कर दीजिए। क्लियर है? सो थैंक यू।